बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस क्लास के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सोल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है क्या, हमारे पास गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़, सलमा क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है कितनी, 3,50,000 रुपीज़। तो ये सलमा की क्या है, इन्वेस्टमेंट है इन अ बैंक, किसी बैंक के अंदर, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। तो बैंक क्या करता है, बदले में उसको एनुअली 7.1/4% क्या करता है, प्रॉफिट देता है। किस किस अमाउंट पर, 3,50,000 रुपीज़ पर। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अगर सलमा ने क्या किया कि उसमें पैसे जमा करवा दिए, लेकिन बैंक का एग्रीमेंट ये है कि आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। जो 7.1/4% हमारा रेट था वो रेट बढ़ के 8% हो गया एनुअली। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर, यानी कि 7 साल के बाद, जो हमारे पास सलमा है, सलमा की जो टोटल अमाउंट होगी वो कितनी अमाउंट होगी। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। पहला क्या कि हमारे पास 2 ईयर्स के लिए उसका रेट कुछ और है, टोटल तो 7 ईयर्स हैं, जो लास्ट वाले ईयर्स है ना उसके लिए उसका रेट और है। तो इसका मतलब 2 ईयर्स स्टार्ट पे हमारे पास आ गए और बाद में उसके बाद हमारे पास कितने ईयर्स आ जाने, 7 ईयर्स के बाद, यानी कि 2 ईयर्स स्टार्ट पे और 5 ईयर्स बाद में है। 2 ईयर्स के लिए उसका रेट जो है वो 7.1/4% है और लास्ट वाले 5 ईयर्स के लिए उसका जो रेट है वो 8% है। तो हमें क्या करना है, जो उसका प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट निकालने के बाद ये बताना है कि एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स सलमा के पास टोटल अमाउंट कितनी होगी। ठीक है, उसके जो ओरिजिनल अमाउंट है 3,50,000 वो तो उसे बैंक रिटर्न करेगा, बट 7 ईयर्स के लिए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो भी उसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एट द एंड टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद उसकी जो अमाउंट है, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमें टोटल क्या करेगा, हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगी कि आफ्टर 7 ईयर्स उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो चले, इस प्रॉब्लम को हमने ब्रेक भी कर लिया। हम इसमें से क्या करते हैं, तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो वाली अमाउंट जो उसने क्या की है, बैंक को दी है। ठीक है, बैंक में इन्वेस्ट की हुई है। तो मैं लिख लेता हूं जो मेरे पास क्या आ गई, सबसे पहले नंबर पे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी के साथ। और ये अमाउंट है कितनी, ये अमाउंट हमारे पास 3,50,000 रुपीज़ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो चीज़ हमारे पास है वो है टाइम। और टाइम है कितना, टाइम उसने जो बताया वो 7 ईयर्स है। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कैपिटल टी से, और ये है हमारे पास 7 ईयर्स के बराबर। ठीक है, तो 7 ईयर्स के बराबर है। अच्छा, असल में इसी टाइम टी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट लगा के बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि ये जो टोटल 7 ईयर्स है, ये बेसिकली जब हम डील करेंगे प्रॉब्लम के अंदर तो ये टोटल 7 ऐसे नहीं होंगे, ये टोटल 2 टाइम्स के अंदर आएंगे हमारे पास। उनमें सबसे पहले वाला 2 ईयर्स और प्लस हमारे पास कितना आ रहा है, 5 ईयर्स। तो ये टोटल मिलके हमारे पास कितने बन रहे हैं, 7 ईयर्स बन रहे हैं। तो जो हमारे पास पहले वाला 2 है वो प्रॉब्लम का पहला हिस्सा बना लेते हैं, उसको T1 कह देंगे, और जो दूसरे वाला होगा उसको हम क्या कह देंगे, T2 कह देंगे। तो ये अभी ब्रेक करने का मकसद है, क्योंकि उसने बताया कि 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट है, जिनमें से जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं उसके लिए उसका जो रेट है वो कुछ और है, और जो लास्ट वाले ईयर्स हैं यानी 5 लास्ट ईयर्स हैं उनके अंदर उसका जो रेट है वो और है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो मैंने लिख लिया, तो अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, अपने जो टाइम T1 और T2 है उसके लिहाज से अपने प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ टाइम T1।
इसी टाइम T1 के लिए मैंने लिखा कि मेरे पास एक तो टाइम है 2 ईयर्स, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो क्या था, अलहदा से सोल्व होगा। अब T1 के लिए रेट अलग है, ठीक है, और रेट ये R1 मैंने लिख दिया, और ये क्या है जी, मेरे पास रेट है और वो है R1। R1 कितना है, वो जी मेरे पास 7 1/4%, ठीक है। और 7 1/4% का मतलब होगा 7 4 28 129, तो ये आ गया 29/4%। तो ये रेट आ गया। एंड उसके बाद सेम मेरे पास लास्ट वाले 5 ईयर्स के लिए टाइम क्या होगा, वो T2 बन जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि मेरा जो टाइम है वो अब T2 है, और T2 है कितना, 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ 2 ईयर्स और ये 5 ईयर्स आ जाएगा। और इसके लिए भी उसने रेट बताया हुआ है, और वो रेट हमारे पास क्या कहलाएगा अब, R2, क्योंकि वो प्रॉब्लम का हिस्सा है ना, तो वो R2 कहलाएगा। क्योंकि मुझे पहले टाइम के लिए प्रॉफिट मेरा और होगा, क्योंकि सेकंड जो यानी कि लास्ट 5 ईयर्स हैं उनके लिए रेट अलग है, तो उसका प्रॉफिट भी अलग निकलेगा। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग क्या करता हूँ, प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो रेट है वो 8% का रेट निकला है। तो ये जी हमारी अभी तक की जो मैं इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने प्रॉब्लम के अंदर राइट कर दिया। तो मुझे निकालनी है जी टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। तो मेरा जो यहाँ प्रॉब्लम है जिसको मैं फाइंड आउट या सोल्व करने जा रहा हूँ, वो ये है कि टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है। टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो चले सबसे पहले नंबर पे तो हम प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट इन 2 ईयर्स एंड प्रॉफिट इन 5 ईयर्स, दोनों के लिए हम अलग अलग से क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो मेरे पास पार्ट होगा वो होगा प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ मैं सबसे पहले तो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए एक फार्मूला यूज़ किया है हमने, जैसे एक्सरसाइज के अंदर भी हमने सोल्व किया था। तो वो ये था कि हमें पता है कि जो प्रॉफिट है यानी कि जो आई है, मार्कअप, या सिंपली मैं इसको क्या लिखता हूँ, प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट जो है यानी कि जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, आई कह रहा हूँ, इंटरेस्ट भी कहते हैं इसको, मार्कअप भी कहते हैं। और ये होता किसके बराबर है, ये होता है हमारे पास P मल्टीप्लाई बाय R और मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब रेट, और T का मतलब हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। तो ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। तो अब आता हूँ प्रॉफिट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। तो मैं प्रॉब्लम को यहाँ लिख लूंगा कि मेरे पास पहले नंबर पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 ईयर्स। अब फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए अगर मैंने लिखना है तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, I1, ठीक है, क्योंकि उसके लिए T1 था। प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगी हमारी, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आएगा, हमारे रेट में आ जाएगा, वो R1 हो जाएगा, और टाइम में आ जाएगा, वो T1 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास थी 3,50,000 मल्टीप्लाई कर, रेट क्या था मेरे पास, रेट था जी मेरे पास 29 डिवाइडेड बाय 4। और जो रेट के साथ परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज के साइन का मतलब था कि मुझे इसी के डिवाइड में क्या लिखना है, 100 लिखना है। तो डिवाइड में 100 का मतलब है वो 29 को 100 डिवाइड कर रहा होगा, तो वो 4 के साथ आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा, और वो जी आ गया मेरे पास 2%। तो यहाँ मैं कैंसिलेशन करता हूँ। सबसे पहले इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 जीरोज़ के साथ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, और अगेन 2 की कैंसिलेशन कर देता हूँ, 2 1s are 2, और यहाँ भी मैंने कट किया तो 2 1s are 2, 1 कैरी 15, 7s are 14, और 5s are 20, और साथ आ गया 0। तो मेरे पास जो पहले वाला नंबर आ गया वो आ गया 1750 मल्टीप्लाई बाय 29। तो जब 29 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया किसको, 1750 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 50,750। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी ₹50,750। तो ये जी हमारे पास आ गया उसका प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट कौन सा है, इन फर्स्ट 2 ईयर्स।
अब जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उसके लिए भी मुझे प्रॉफिट निकालना है। लास्ट 5 ईयर्स के लिए जो था वो मैंने T2 रिकमेंड किया हुआ था, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ प्रॉफिट प्रॉफिट इन लास्ट 5 ईयर्स। अब लास्ट 5 ईयर्स के लिए प्रॉफिट लिखना है तो वो मेरे पास आ जाएगा I1 से मतलब पहला टाइम और I2 से मतलब सेकंड जो प्रॉफिट है जो लास्ट 5 ईयर्स का है। प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज रहेगी हमारी, प्रिंसिपल अमाउंट में हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, बट रेट के अंदर चेंज आ गया वो R2 हो जाएगा और टाइम के अंदर चेंज आ गया वो हमारे पास क्या आ जाएगा T2। तो प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी हमारे पास क्या होगी 3,50,000 मल्टीप्लाई कर रेट कितना है हमारे पास 8%, तो बटे में आ जाएगा 100 और टाइम हमारे पास क्या है 5। तो यहाँ कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा 3,500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आ जाएगा मेरे पास 40 आ जाएगा। तो जब 8 मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास 3,500 मल्टीप्लाई बाय 40 दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,40,000 सॉरी रुपीज 1,40,000। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास जी सेकंड प्रॉफिट। हमने पहला प्रॉफिट भी निकाल लिया और दूसरा प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है। तो टोटल प्रॉफिट जो होगा हमारे पास, अब हम वो लिखते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा जी टोटल प्रॉफिट 9 टोटल प्रॉफिट। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे पास I1 प्लस I2। I1 हमारा कितना था, वो था हमारे पास 50,750 और I2 हमारा था 1,40,000, ठीक है। अब जब ये हमने निकाल लिए, दोनों के दोनों प्रॉफिट थे, निकाल लिए, दोनों का सम लेते हैं। तो जब दोनों का सम लिया हमने तो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 1,90,750 रुपीज। तो ये जी हमारे पास टोटल प्रॉफिट आया। इसका मतलब ये हुआ कि सलमा जो इन्वेस्टमेंट कर रही है 7 ईयर्स के लिए, उस 7 ईयर्स पर उसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1,90,750 रुपीज प्रॉफिट होगा। अब आफ्टर 7 ईयर्स उसके पास पैसे कौन से होंगे, उसके पास उसकी ओरिजिनल अमाउंट भी बैंक में भी सबमिटेड है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका जो 7 ईयर्स का प्रॉफिट है वो भी उसके पास मौजूद है। तो जो टोटल अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स तो वो हमारे पास आ जाएगी जो उसकी एक्चुअल अमाउंट प्लस उसका जो टोटल क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो मैं लिखूंगा टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो उसमें क्या होगी, उसमें सबसे पहले नंबर पे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी जिसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट कहा था, और प्लस उसका क्या आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो मैं लिखता हूँ टोटल प्रॉफिट। तो अमाउंट क्या थी उसके पास, वो थी 3,50,000 प्लस 1,90,750। और जब दोनों का हमने सम लिया तो सम लेने के बाद हमारे पास आ गया 5 लाख रुपीज 5,40,750। तो ये था जी उसका सलमा की टोटल अमाउंट जो उसने एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स उसके पास मौजूद होगी। तो ये एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, इसी तरह का प्रॉब्लम एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद था। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।